हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स स्पेस के वाले चैप्टर के अंदर, यूनिट के अंदर ओपन सेट एंड क्लोज सेट, तो मैंने ओपन सेट की और उससे रिलेटेड कुछ एक डेफिनेशन आपको करवा दी थी, इंटीरियर पॉइंट वगैरह। अभी उसी सीक्वेंस में आपको ओपन सेट की मैं थ्योरम करवाने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम से पूछी गई है। तो वो थ्योरम डिस्कस करेंगे, फिर आगे के डेफिनेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो थ्योरम क्या है? थ्योरम बोल रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स स्पेस में किसी मैट्रिक्स स्पेस में प्रत्येक ओपन स्फीयर एक ओपन सेट होता है। प्रत्येक ओपन स्फीयर मतलब विवृत गोलक बोलते हैं जिसको, इसकी डेफिनेशन मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुकी थी। प्रत्येक ओपन स्फीयर एक ओपन सेट होता है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, पहले ये देखो। प्रूव करना है कि ओपन सेट प्रूव करना है, तो इससे पहले आप चले जाओ ओपन सेट की डेफिनेशन में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये चीज समझाई थी कि आप कोई भी थ्योरम करने जा रहे हो, उस थ्योरम के अंदर पहले ये देखो कि आपको प्रूव क्या करना है। ठीक है, फिर आपको जो भी प्रूव करना होगा, फिर उससे रिलेटेड आपको उसकी डेफिनेशन में चले जाओ, क्योंकि उसकी डेफिनेशन क्या थी, फिर उसकी डेफिनेशन से हमें समझ में आएगा कि हम प्रूफ किस तरीके से करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमें ओपन सेट प्रूफ करना था, हम ओपन सेट की डेफिनेशन में जाएंगे। तो ओपन सेट की डेफिनेशन देखो क्या थी कि हम क्या लेते थे, एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स लेते थे, उसके अंदर कोई एक पॉइंट लेते थे। ठीक है, और उसका कोई सबसेट लेते थे, एक्स डी का कोई सबसेट ए लेते थे, उसके अंदर कोई एक पॉइंट एक्स मानते थे, इसको सेंटर मानकर एक स्फीयर बनाते थे। ठीक है, तो वो बोल रहे कि जो स्फीयर अगर बन रहा है ये वाला ओपन स्फीयर, वो ओपन स्फीयर अगर बाहर वाले सेट का सबसेट भी हो जाए, कि जो ये ओपन स्फीयर हमारा बन रहा है वो बाहर वाले सेट ए का अगर सबसेट भी हो जाए, तो इसको अपने क्या बोलते थे, वो ओपन है, यही बोलते थे। तो हमें यही चीज करनी है। वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो ये ओपन स्फीयर बन रहा है ना, ये वाला हमें प्रूव करना है कि अगर किसी मैट्रिक्स स्पेस में जितने भी ओपन स्फीयर बनते हैं, इस मैट्रिक्स स्पेस के अंदर जितने भी ओपन स्फीयर बनेंगे ना, ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इससे रिलेटेड जितने भी ओपन स्फीयर है वो इसके सबसेट होंगे, इसके सबसेट होंगे, इसका मतलब वो ओपन सेट हो जाएंगे। ठीक है, यानी ओपन सेट होने के लिए किसी स्फीयर को उसका सबसेट होना जरूरी है। तो अगर किसी भी स्फीयर, कोई भी स्फीयर है, अगर वो बाहर वाले सेट का सबसेट बन जाता है, तो वो बाहर वाला सेट हमारा ओपन सेट हो जाता है। तो हमें ये प्रूफ करना है, हम ओपन स्फीयर लेंगे, ओपन स्फीयर को ओपन सेट प्रूफ करेंगे। तो हमें चीजें क्या चाहिए, ओपन स्फीयर चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके प्रूफ में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका जो थ्योरम है बहुत बार पूछी गई है, और इससे रिलेटेड एक थ्योरम और है, वो क्लोज के अंदर है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसने बोला कि किसी मैट्रिक्स स्पेस में प्रत्येक ओपन स्फीयर एक ओपन सेट होता है। तो हमें वही काम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स स्पेस लेंगे, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। ये हमारा एक्स डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या ले लिया, कोई भी एक सेट ले लिया। ठीक है, या सेट मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्फीयर मानते हैं, और स्फीयर के लिए कोई एक पॉइंट मानना होगा। तो हमने मान लिया पॉइंट जो एक्स नोड है, ठीक है, वो बिलोंग करता है कैपिटल एक्स से, मतलब मैट्रिक्स स्पेस से। तो यहाँ पर हमने पॉइंट के लिए क्या है, एक्स नोड है, इसको सेंटर मान के हमने क्या बना दिया, एक ओपन स्फीयर बना दिया। थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको अंदर, क्योंकि बहुत काम करना है अभी इसके अंदर। तो हमने इसको सेंटर मान के क्या कर दिया, ओपन स्फीयर बना दिया। ठीक है, अब इसको सेंटर मान के हमने क्या बनाया, ओपन स्फीयर। तो इसको मैं नाम दे सकती हूँ, ये क्या है, एस आर एक्स नोड है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो स्फीयर बना है ना, ये स्फीयर ही अपने आप में क्या है, ओपन सेट है। अब ये स्फीयर अपने आप में ओपन सेट कब हो सकता है, जब इसके अंदर काफी सारे स्फीयर बन रहे हो। ये चीज क्लियर करो, मैंने अभी जस्ट यहाँ पे ड्रॉ करा था, इस तरीके से एक्चुअली मैट्रिक्स स्पेस है, कोई उसका ए सबसेट है, उसके अंदर एक स्फीयर बन रहा था। ऊपर अगर ये स्फीयर इस बाहर वाले सेट का सबसेट हो जाए, तो ये बाहर वाला सेट हमारा ओपन होता है। तो वही अगर मैं इस ए सेट की जगह पर एक स्फीयर बना दूं, ठीक है, और उसके अंदर एक और स्फीयर बना दूं, और अंदर वाला स्फीयर बाहर वाले स्फीयर का अगर सबसेट हो जाता है, तो ये बाहर वाला स्फीयर क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। ओपन सेट की डेफिनेशन से, मैंने सिर्फ डेफिनेशन ही यूज करी, ओपन सेट का कुछ भी नहीं करा। हमें स्फीयर को ओपन सेट प्रूफ करने के लिए इस बाहर वाले सेट की जगह पर ओपन स्फीयर लेना है, उस ओपन स्फीयर के अंदर एक और ओपन
ये प्रूव करना है कि जो अंदर स्फीयर बन रहा है वो बाहर वाले सेट का सबसेट है। अगर हो जाता है तो अपने बोल देते हैं कि बाहर वाला जो स्फीयर है वो अपने आप में क्या है, एक ओपन सेट है। ठीक है, क्लियर? तो चल क्या होगा कि प्रूफ क्या करना है। अब लिखते हैं इसमें चीजें अपन, ठीक है, क्या कि ये सारा एक्स नोड है, तब लिखते हैं लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, ठीक है, एंड एस आर एक्स नोड बी अ ओपन स्फीयर ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स डी। मतलब जो एस आर एक्स नोड है वो किसी एक्स डी का ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर क्या है, एक्स नोड है। ठीक है, यहाँ पे बात खत्म। अब हम क्या करते हैं कि इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं, एस आर दिया ना, तो इसको मैं रेडियस मान लेती हूँ, ये क्या है, इसकी रेडियस आर है। ठीक है, क्योंकि मैं आर ले रही हूँ पैरों में, तो एस आर एक्स नोड के लिए मैंने इसकी रेडियस आर है। ऑब्वियसली बात है, पैरों में रेडियस होती है, ब्रैकेट में इसका सेंटर होता है। ये हो गया। अब ये इसका हो गया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके अंदर एक और स्फीयर ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर एक और स्फीयर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके अंदर कोई एक पॉइंट मान ले हम। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे लेट y be any point, y be any point in SR x नोड। हमने SR x नोड के अंदर एक पॉइंट y मान लिया, अंदर मानना है तो मैंने मान लिया यहाँ पर कोई एक पॉइंट क्या पड़ा हुआ है, y पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस पॉइंट y को मैंने इसके सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने का मतलब है मैं इसकी डिस्टेंस निकालना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अब देखो इसका ऑब्वियसली बात दिखाई दे रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस होगी वो r से तो कम ही होगी। ठीक है, कि हमने क्या ले लिया कि मैंने कोई y पॉइंट लिया जो SR x नोड के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि y क्या है, बिलोंग कर रहा है SR x नोड से, यानी इस ओपन स्फीयर के अंदर ही बन रहा है। इसका मतलब y बिलोंग्स टू SR x नोड। और अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ इस y और x नोड के बीच की, डिस्टेंस बिटवीन x नोड एंड y, तो अगर इन दोनों के बीच की मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो वो r से तो कम नहीं आएगी, क्योंकि r यहाँ से दूरी और y यहाँ से है, तो ये r से क्या आएगी, कम आएगी। ये भी हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करते हैं इसको, अगर मैंने क्या कर दिया, इस dx नोड y को उठा के लेके जा रही हूँ उधर, पक्षांतरण कर रही हूँ, तो r माइनस dx नोड y ये उधर चला गया। इसका मतलब ये ग्रेटर देन, इधर क्या बचा, 0। अब मैं क्या मान लेती हूँ कि माना कि जो r माइनस dx नोड y है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, r डैश है। अगर ये r डैश है, इसको मैंने r डैश मान लिया, इसका मतलब क्या है कि r डैश ग्रेटर देन 0। अब देखो r माइनस dx नोड y को मैं r डैश मान रही हूँ, तो r में से dx नोड y को घटा दो, यानी ये इतनी डिस्टेंस में से इतनी से डिस्टेंस घटा देते हैं हम, तो हमारे पास r डैश मतलब जो भी घटा देते हैं हमारे पास कौन सी डिस्टेंस बचती है वो देखना है हमें। तो बोल रहा है अगर आप r में से dx नोड घटा देते हो, dx नोड y घटा देते हो, तो आपके पास डिस्टेंस को, अब ऑब्वियसली बात, इतनी में से इतनी डिस्टेंस घटा दोगे तो ये वाली जो खाली बची हुई डिस्टेंस ये बचती है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, r डैश है। क्लियर? और इसका मतलब ये सेंटर बन गया, जिसका सेंटर क्या है, y है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर मैंने पूरे r में से x नोट y घटाती हूँ तो वो बोला जो भी डिस्टेंस बचती है वो r डैश मानी है हमने। तो इसका मतलब इस पूरे में से अगर इतनी सी डिस्टेंस घटा दें तो r डैश यहाँ से लेकर यहाँ तक ही बचेगी, बाउंड्री तक, और इसको हमने क्या मान लिया, r डैश। इसका मतलब ये पॉइंट हमारे पास क्या है, r डैश है। ये देखो, इसको मैंने मान लिया r डैश, और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती और सही भी आ रही है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो अगर हमने क्या कर दिया, इसको सेंटर मानकर, y को सेंटर मानकर अगर अपने एक ओपन स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं। कैसे कि मैंने इस y को, मैंने बोला कि इस अभी ये y यहाँ से लेकर यहाँ तक r डैश रेडियस है, y इसका सेंटर बन सकता है, तो मैंने इसको सेंटर मानकर ये बना दिया एक स्फीयर, बन गया। तो इस स्फीयर को मैं नाम क्या दे सकती हूँ, इस स्फीयर को मैं नाम दे सकती हूँ s r डैश, और जिसका सेंटर क्या है, y लिख सकती हूँ। अब हमें ये, अब वही बात आ गई ओपन सेट वाली कि किसी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर एक बाहर ओपन सेट के अंदर एक और स्फीयर बनना चाहिए। अगर वो स्फीयर इस बाहर वाले सेट का सबसेट
होता है तो बाहर वाला सेट ओपन सेट कहलाता है। अब अंदर ओपन स्फीयर तो बन गया, अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो अंदर ओपन स्फीयर बन रहा है ये बाहर वाले ओपन स्फीयर का क्या है, सबसेट है। क्लियर होगी चीजें कि ओपन सेट प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि किसी मैट्रिक स्पेस के सबसेट के अंदर एक ओपन स्फीयर बनना चाहिए, वो ओपन स्फीयर बाहर वाले सेट का सबसेट होना चाहिए तभी वो ओपन है। अब इस बाहर वाले सेट के स्फीयर के अंदर मैंने एक और स्फीयर ड्रॉ कर दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ड्रॉ तो हो गया, अब हमें ये प्रूफ करना है कि क्या ये वाला जो स्फीयर है वो इस बाहर वाले स्फीयर का सबसेट है। अगर होगा तो ये बाहर वाला जो ओपन स्फीयर ड्रॉ हुआ है SR x नोड ये क्या है, एक ओपन सेट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव जो बाहर वाला सेट SR x नोड है is a matrix, is a open set. To prove SR x node is open set, we have to show that हमें ये दिखाना जरूरी है कि जो अंदर वाला जो स्फीयर बन रहा है SR डैश y वो सबसेट है किसका, SR x नोड का। ये कंडीशन अगर ये इसका सबसेट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में ओपन सेट हो जाएगा। देखो मैंने भी यही चीज बोली है, ये जो अंदर वाला स्फीयर है अगर वो बाहर वाले स्फीयर का सबसेट हो जाता है तो बाहर वाला स्फीयर ओपन हो जाएगा। तो और हमें इसी को ओपन प्रूफ करने के लिए SR x नोड को ओपन प्रूफ करने के लिए ये जरूरी है कि ये जो अंदर वाला स्फीयर है वो बाहर वाले स्फीयर का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। ठीक है, अब हम अंदर वाले स्फीयर को करना चाह रहे हैं इसका सबसेट प्रूफ। तो हमें प्रूफ क्या करना है, SR डैश y इज सबसेट ऑफ SR x नोड प्रूफ करना है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अब एक y के अंदर एक पॉइंट लेते हैं, जैसे x के अंदर कोई एक पॉइंट लिया था ना हमने, इस स्फीयर के अंदर पॉइंट y माना था, इसी तरीके से हम क्या करते हैं इस y के अंदर कोई एक पॉइंट मानते हैं, SR डैश y के अंदर कोई पॉइंट मानते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, इसके अंदर कोई पॉइंट मान लिया, यहाँ मान लिया, मानो क्या z। ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई पॉइंट क्या मान लिया z, और मैं इस z से इस सेंटर की जो डिस्टेंस निकालना चाह रही हूँ, ये वाली डिस्टेंस, यहां से इस पॉइंट से अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालना चाहूँ dz और y की डिस्टेंस, तो ऑब्वियस सी बात है वो r डैश से कम आएगी। ठीक है, वो r डैश से क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि r डैश बाउंड्री तक की दूरी है, यहाँ तक की दूरी है। अगर मैं y और z के बीच की डिस्टेंस निकालूंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो r डैश से कम आएगी। तो मैं ये लिखने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ कि माना z कोई पॉइंट है जो SR डैश y से बिलोंग कर रहा है, तो हम लिखेंगे लेट z belongs to SR डैश y। ठीक है, हमने मान लिया कि z किससे बिलोंग कर रहा है, SR डैश y से बिलोंग कर रहा है। फिर मैंने क्या बोला, डिस्टेंस निकालनी है मेरे को y और z के बीच की। अगर y और z के बीच की मैं डिस्टेंस निकालती तो r डैश से क्या आएगी, कम आएगी। तो अब यही लिखते हैं हम कि अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट y और z के जो बीच की डिस्टेंस है वो r डैश से क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, क्लियर। अब देखो dz जो है वो लेस देन r डैश आ गया। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो r डैश की वैल्यू हमने स्टार्ट के अंदर क्या मानी थी, r डैश की वैल्यू मानी थी हमने स्टार्ट में, देखो ऊपर ये कि r माइनस डी एक्स नोड y। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, r माइनस डी एक्स नोड y लिख सकते हैं, ये भी क्लियर। ठीक है, r माइनस डी एक्स नोड y। अब देखो हम क्या करते हैं, बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी। मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज करवाई थी, m1 m2 m3 एंड m4, जिसमें m4 प्रॉपर्टी थी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो हम लिख देंगे बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब हमें ये देखना है कि क्या जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया उसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लग रही है या नहीं लग रही। ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगने के लिए ट्रायंगल बनना भी चाहिए, तो हम इसमें देखते हैं कि ट्रायंगल बन रहा है क्या। देखो ट्रायंगल बन रहा है, z से y को ज्वाइन कर दिया, अब z को ज्वाइन कर दो x से, ज्वाइन कर दोगे तो देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, y z और x नोड। ठीक है, x नोड y z ट्रायंगल बन रहा है ना। तो हम इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, उसके अंदर जो था वो था dxy इज लेस देन इक्वल्स टू dyz प्लस dzx, बट वहां पर xyz पॉइंट थे, यहाँ पर हमारे पास x नोड y और z पॉइंट है। तो प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, dx नोड z z इज लेस देन इक्वल टू dyx नोड एंड dzy। तो हम लिख देंगे dx नोड z
यहाँ पे लिख देंगे कि डी एक्स नोट जेड इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स नोट वाई प्लस डी वाई जेड। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं डी वाई जेड की। ये तो एज इट इज रहेगा डी एक्स नोट जेड। अब ये देखो डी वाई जेड की प्रॉपर्टी क्या थी, वो लेस देन के अंदर ये है, तो इसकी जगह पर लेस देन का साइन आ जाएगा और ये जो इक्वल का साइन है वो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है। तो ये तो आ जाएगा डी एक्स नोट वाई एज इट इज प्लस डी वाई जेड की जगह पर लिख देंगे आर माइनस डी एक्स नोट वाई। अब प्लस का डी एक्स नोट वाई और माइनस का डी एक्स नोट वाई हो गया कैंसिल। यहाँ से हमारे पास आया कि जो डी एक्स नोट जेड है वो भी क्या है, लेस देन आर है। अब यहाँ से कंक्लूजन निकलता है हमारे पास क्या कि डी एक्स नोट जेड इज लेस देन आर, मतलब एक्स नोट और जेड के बीच की डिस्टेंस है वो भी आर से कम है। देखो क्या है ऐसा, बिल्कुल है। देखो वो बोल रहे हैं कि जो x नोट और z है ना, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो भी r से कम है। तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि x नोट और z के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो वो भी r से कम आएगी। इसका मतलब हम z को सेंटर मानकर कोई स्फीयर बनाए वो भी बाहर वाले सेट का सबसेट हो सकता है। इसी तरीके से जैसे मैंने z पॉइंट लिया, इसी तरीके से स्फीयर एक के अंदर एक काफी सारे पॉइंट लेकर के हम काफी सारे स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं और जितने भी स्फीयर बनेंगे वो सारे के सारे एस आर एक्स नोड के क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो क्लियर हो गया बात कि अगर जितने भी पॉइंट पड़े हुए हैं ना एस आर एक्स नोड के अंदर, जितने भी पॉइंट पड़े हुए हैं सारे के सारे पॉइंटों को अगर अपने सेंटर मान के स्फीयर ड्रॉ करें तो वो सारे के सारे स्फीयर हैं वो बाहर वाले स्फीयर के क्या बनते हैं, सबसेट बनते हैं। अगर सबसेट बनते हैं इसका तो फिर क्लियर ही है कि बाहर वाला सेट क्या हो जाएगा, ओपन सेट, क्योंकि ये तो केस होता है कि सबसेट होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला हुआ है लास्ट में कि जो डी एक्स नोड और जेड की बीच की डिस्टेंस है वो आर से कम आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो जेड है वो किसके अंदर पड़ा हुआ है, एस आर एक्स नोड के अंदर ही तो पड़ा हुआ है। अगर जेड की और एक्स नोड जो बाहर वाले स्फीयर का सेंटर था उनके बीच की डिस्टेंस अगर आर से कम आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो जेड पड़ा हुआ है ना अंदर वो एस आर एक्स नोड से बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर तो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो आप लिख देंगे कि जो एस आर डैश वाई है, ठीक है, वो लेस देन इक्वल्स टू एस आर एक्स नोड है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि अगर उससे लेस देन में है इसका मतलब क्या होगा, सबसेट भी होगा एस आर एक्स नोड का। तो ये प्रूव करना है, तो हैंस एस आर एक्स नोड ओपन स्फीयर लिख देते हैं इसको, हैंस ओपन स्फीयर एस आर एक्स नोड इज ओपन सेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब क्या है, जो ओपन स्फीयर एस आर एक्स नोड था वो क्या है, एक ओपन स्फीयर है। तो ये प्रूफ करना था, सॉरी ओपन सेट है, ये ओपन स्फीयर ही एक ओपन सेट है, ये प्रूफ करना था। तो आपको समझ में आया होगा। ये समझने के लिए आपको ये जो मैं बनवाती हूँ ना, जिस तरीके से आप शो करते हो उसको, मतलब जो भी आपको ड्रॉ करना है क्वेश्चन के हिसाब से, ओपन सेट है, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है, थ्योरम है, कुछ भी आपको ड्रॉ कर दिया करो, क्योंकि ड्रॉ करने से थोड़ा सा इजी समझ में आता है कि किस तरीके से ये पॉइंट कहाँ पे क्या पोजीशन है इनकी। वरना आप डायरेक्ट करते हो उनको पोजीशन पता नहीं चलती, पोजीशन पता नहीं चलेगी तो कैसे पता चलेगा कि वो उसके लेस देन है, सबसेट में है या नहीं है। तो आपको स्फीयर ड्रॉ करने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा जो थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओपन सेट में थी, इसकी जस्ट अपोजिट क्लोज सेट की भी होती है, वो हम क्लोज सेट की जब डेफिनेशन करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर सेम ऐसे ही करनी है वो। ठीक है, तो ये थी थ्योरम। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ एक डेफिनेशंस लेते हैं। डेफिनेशन है क्लोज सेट की। क्लोज सेट की वो बोल रहे हैं, मान लो XT एक मैट्रिक्स स्पेस है, तो हमने क्या ले लिया, XT एक मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक है, और इसके अंदर कोई एक सेट F मान लिया ये। ठीक है, हमने क्या मान लिया, एक सेट F मान लिया। वो बोल रहे हैं कि सेट F है ये क्लोज्ड कब होगा, जब इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ F, इसी का क्या हो जाएगा, इसी का जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ F बोलते हैं, यानी इसका पूरक समुच्चय, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ F का मतलब है पूरक समुच्चय बोलते हैं जिसको। और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ F क्या हो जाए, ओपन हो जाए। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसको छोड़कर मैट्रिक्स स्पेस के अंदर जो भी जगह बची हुई है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब मैट्रिक्स स्पेस के अंदर इस F को छोड़कर कौन सी जगह बची है, इसके बाहर वाली सारी की सारी जगह। ठीक है, ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। हम लिख देंगे इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ F यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये सारा का सारा पार्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ F है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ F को कैसे लिखते हैं, इस तरीके का साइन लगाकर लिखते हैं।
ठीक है, इस तरीके का साइन लगाकर लिखते हैं कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ है। तो वो बोल रहा है अगर ये जो कोई भी सेट एफ है वो क्लोज कब कहलाएगा, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो हमें क्या, जब अपने को क्लोज प्रूफ करना होगा तो हम उस सेट के कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ कर देंगे। और ओपन प्रूफ करना भी मैंने लास्ट थ्योरम में सिखाया कि किस तरीके से ओपन करते हैं। अगर ओपन प्रूफ कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है जिस सेट का वो कॉम्प्लीमेंट है वो सेट हमारा क्लोज प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखनी कैसे है, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड एफ इज एनी सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक्स स्पेस and capital F be any non-empty subset of matrix space XD, then F is said to be closed if its complement मतलब इसका पूरक समूह है। इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट मतलब ब्रैकेट में लिख देते हो ये वाला साइन लगाकर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ इज ओपन। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाए, ओपन आ जाए। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो अपने बोल देंगे कि वो उसका जिस सेट का वो कॉम्प्लीमेंट है वो क्लोज्ड है। अब कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से भी शो करते हैं और कई कई बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा एफ डैश से भी, तो एफ डैश भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर एफ डैश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर f क्लोज्ड है तो f डैश का ओपन होना जरूरी है। अगर f डैश यानी इसका जो पूरक समुच्चय है वो अगर ओपन है तो f क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। मैंने डेफिनेशन लिख दी है, नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ सकते हो। अब ये तो क्लोज सेट की डेफिनेशन, अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन पे। अब इसकी जो इसी क्लोज सेट के ऊपर एक थ्योरम दे रखी इन्होंने कि जैसे अभी ओपन सेट की जो हमारी थ्योरम थी कि प्रत्येक ओपन स्फीयर एक ओपन सेट होता है, इसी तरीके से क्या हो सकता है कि प्रत्येक क्लोज्ड स्फीयर एक क्लोज्ड सेट होता है, बन सकती है। तो ये थ्योरम है सेम एज इट इज जैसे मैंने करवाई है, एज इट इज ही करनी है। सेम डायग्राम बनेगा उसका जो भी मैंने बनवाया था, सेम ही प्रोसेस करना है, सेम चीजें करनी है। बस थोड़ा सा चेंज क्या कर देना है, उसमें जहां पर अपने एस लिखा हुआ था एस आर एक्स नोड, वहां पर एस डैश आर एक्स नोड कर देना। क्यों करेंगे, क्योंकि अपने को क्लोज प्रूफ करने के लिए उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन करना जरूरी है। अगर हम एस आर एक्स नोड को, जैसे मैंने लास्ट थ्योरम थी यही मैंने क्या करा था, इसमें मैं एस आर एक्स नोड को ओपन प्रूफ करना चाह रही थी। इसको ओपन प्रूफ करने के लिए मैं इसके बाहर वाले यानी इसके कॉम्प्लीमेंट को इसको पहले इस थ्योरम में ओपन प्रूफ करना चाह रही थी। अभी जो थ्योरम मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे के सारे क्लोज स्फीयर क्लोज सेट होते हैं। तो क्लोज स्फीयर को ये मान लो कि अभी क्लोज स्फीयर है, इसको क्लोज स्फीयर प्रूफ करने के लिए मैं क्या प्रूफ करूंगी कि इसी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट को एस आर डैश एक्स नोड से शो कर सकती हूँ। तो एस आर डैश एक्स नोड को अगर मैं ओपन प्रूफ कर दूंगी तो ऑब्वियस सी बात है एस आर एक्स नोड मेरे पास क्लोज प्रूफ हो जाएगा। तो जहां जहां भी मैंने एस आर एक्स नोड लिखा हुआ है वहां पर डैश करते जाना है। ठीक है, वो सेम थ्योरम हो जाएगी क्लोज सेट वाली, और प्रूफ कर देंगे अगर एस आर डैश एक्स नोड एक ओपन सेट हो जाएगा लास्ट में एंड में जाके। मैंने बोला ना कि जहां जहां पर एस आर एक्स नोड लिखा हुआ है, एस आर वाई नोड जेड कुछ भी लिखा हुआ है उसकी जगह पर आप डैश कर दो। ठीक है, जब आप उसकी जगह पर डैश करोगे, ठीक है, तो एस आर डैश एक्स नोड ओपन हो जाएगा। अगर एस आर डैश एक्स नोड ओपन हो जाएगा इसका मतलब एस आर एक्स नोड क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जो उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरीके से किए जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लोज सेट की हो गई क्लियर। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन में चलते हैं, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आई हुई है। एक लिमिट पॉइंट में पहले आपको करवा चुकी हूँ। लिमिट पॉइंट इसको सीमा बिंदु भी बोलते हैं हिंदी में, और इसको क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं। इसको क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं, और इसको एक नाम और बोला जाता है, वो क्या, एक्यूमुलेशन पॉइंट। ठीक है, क्या बोला जाता है, एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोला जाता है। ये तीनों नाम इसके ही हैं। ठीक है, लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट, सीमा बिंदु, ये सब इसी के पॉइंट है। तो डेफिनेशन किसी भी नेम से आ सकती है। तो लिमिट पॉइंट को समझो कि लिमिट पॉइंट क्या है। ठीक है, वो बोल रहा है कि अगर सबसे पहले आप क्या
लो इसके अंदर एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी लेते हैं। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी है, इसका कोई सबसेट हम ले लेते हैं ए। इसके अंदर कोई पॉइंट मानते हैं हम एक्स, वो बोल रहे हैं इसको सेंटर मानकर अगर आप कोई स्फीयर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, इसको सेंटर मानकर अगर कोई स्फीयर ड्रॉ कर रहे हो और जिसकी रेडियस हम क्या मान लेते हैं आर है, ठीक है, तो इसका मतलब इस स्फीयर का नाम क्या हो जाएगा एस आर एक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, वो बोल रहे हैं कि ये जो एक्स जो है, ठीक है, ये इसका लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा, जब इस स्फीयर के अंदर इस एक्स के अलावा कोई और पॉइंट भी एग्जिस्ट कर रहा हो। अब वो बोल रहे हैं कि इस स्फीयर के अंदर इस एक्स के अलावा कोई और पॉइंट भी अगर एग्जिस्ट, यानी कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, अधिकतम इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर, तो वो बोल रहे हैं कि कम से कम अगर एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो तो उस केस के अंदर हम इस एक्स को क्या बोल देंगे, इस सेट ए का लिमिट पॉइंट बोल देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स को लिमिट प्रूफ करने के लिए ये बोल सकते हैं कि एक्स इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ, कब होगा इसका लिमिट पॉइंट, जब इस ओपन स्फीयर के अंदर इस x के अलावा कोई और पॉइंट भी एग्जिस्ट कर रहा हो। या फिर अपने ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम क्या करें कि अगर सेट A और इसका इंटरसेक्शन करें, कि सेट पूरा सेट A, ठीक है, ये वाला, और ये जो SRX है इसका SRX में से ये वाला पॉइंट घटा करके, x को घटा करके अगर इसका इंटरसेक्शन कर दें तो भी नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। समझे कैसे, कि वो पूरा सेट A ये ले लो और क्या लो, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये इंटरसेक्शन का साइन आएगा, पूरा सेट A और ये जो SRX में से x को गायब कर दो, इसको अगर मैं गायब कर दूं तो मतलब ऊपर अगर इसको हटा भी देते हो ना आप, तो भी आप इसका और A का अगर इंटरसेक्शन करते हो तो वो नॉट इक्वल टू 5 आता है, मतलब खाली नहीं आना चाहिए। खाली नहीं आएगा इसका मतलब इसके अंदर इस x के अलावा भी कोई पॉइंट पड़ा हुआ है। ये समझने हैं कि अगर किसी उस पॉइंट के अलावा भी अगर कोई और पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो अपने बोल देंगे कि जो x है उस a का क्या है, लिमिट पॉइंट कहलाता है, मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। ये लाइन समझ में आनी चाहिए कि अगर हम a और SRX में से इस पॉइंट को घटा करके इंटरसेक्शन करते हो तो कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। अब ये हट गया, मान लो ये हट गया तो भी कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, खाली नहीं है, तो कौन सा जो भी कॉमन आ रहा है वो कोई ना कोई पॉइंट ही होगा। इसका मतलब क्या है कि वो खाली नहीं है, खाली नहीं है तो अपने बोल देंगे कि तब उस केस के अंदर जो x है वो सेट A का क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट कहलाता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बुक्स में देखोगे मिल जाएगी, बाकी ये ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये याद रखते हो तो आपको डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, सेट A और SRX का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं माइनस करके तो वो नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए, अगर ऐसा है तो x इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ सेट A। ठीक है, तो ये थी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी डेराइव्ड सेट की। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है डेराइव्ड सेट की। डेराइव्ड सेट को व्युत्पन्न समुच्चय भी बोलते हैं। ठीक है, डेराइव्ड सेट का सिंपल सा है। और लास्ट जो डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की करी थी उसी से रिलेटेड डेराइव्ड सेट है। वो बोला कि जितने भी लिमिट पॉइंट है, जितने भी लिमिट पॉइंट निकल रहे हैं एक सेट के, अब जरूरी नहीं है कि किसी भी सेट का सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट होता है, अब काफी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। इसको इस पॉइंट को मैं इसके सापेक्ष लिमिट पॉइंट बोल सकती हूँ, इस पॉइंट को मैं दूसरे के सापेक्ष लिमिट पॉइंट बोल सकती हूँ। तो काफी सारे अगर इनफाइनाइट पॉइंट पड़े हो तो सारे के सारे पॉइंट अपने आप में लिमिट पॉइंट होते हैं एक तरीके से। अगर उन सारे के सारे पॉइंट्स को उठा करके मैं एक सेट में डाल दूँ, ठीक है, तो वो सेट ही मेरा क्या कहलाएगा, डेराइव्ड सेट। हम लिख देंगे सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, मतलब सारे के सारे लिमिट पॉइंट का जो समुच्चय है वही क्या होता है, डेराइव्ड सेट होता है। बस इतनी सी चीज लिखने की देर है कि लेट x be a matrix space and A be a subset of matrix space XD, then set of all limit points is called derived set। ठीक है, तो सीधी सी बात ये लाइन में रख लेना, बाकी तो अपने आप लिख भी सकते हो कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट को क्या बोलते हैं, डेराइव्ड सेट बोलते हैं। एक चीज और है, डेराइव्ड सेट को शो किससे करते हैं, DA से। यहाँ पे देखिए इसका नोटेशन क्या है, नोटेशन है डेराइव्ड सेट ऑफ A, DA से शो करते हैं इसको। ठीक है, तो ये थी हमारी डेराइव्ड सेट की डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है क्लोजर ऑफ ए की। क्लोजर ऑफ ए सेट,
बहुत इजी है। वो बोल रहा है कि जो कोई भी सेट ए, ठीक है, और उसी का डेराइव्ड सेट ले रही हो, मतलब डेराइव्ड सेट मतलब डी ए, उन दोनों को अगर आप यूनियन कर देते हो, यानी सेट ए और डेराइव्ड सेट डी ए, ठीक है, डेराइव्ड सेट मतलब डी ए, इसका और जिस सेट का भी ये डेराइव्ड सेट है वो, उन दोनों को अगर आप यूनियन कर देते हो तो उसी को हमने क्या बोलते हैं, क्लोजर ऑफ ए सेट बोलते हैं। क्लोजर ऑफ ए सेट को शो करते हैं ए बार से। इसका नोटेशन क्या है, ए बार है, ठीक है, नोटेशन इसका क्या है, ए बार है। तो क्लोजर ऑफ सेट बोलते हैं कोई भी सेट ए और उसी के डेराइव्ड सेट का अगर आप यूनियन कर देते हो, दोनों के यूनियन से जो सेट मिलता है वो हमारा होता है क्लोजर ऑफ ए सेट, ठीक है। तो ये क्लोजर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन। नेक्स्ट आती है एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन, एक्सटीरियर पॉइंट क्या बोलता है कि आप क्या करो, एक्स एक मैट्रिक्स स्पेस मानो, ठीक है, और कोई ये सेट ए मानो, ठीक है, और यहाँ पे बोल देंगे कि कोई पॉइंट एक्स पड़ा हुआ है, तो वो बोल रहे हैं कि ये एक्स ही इस सेट ए का एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा कब, ठीक है, ये एक्स ही इसका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा कब, कहलाएगा जब इसको सेंटर मान करके जो अपने स्फीयर ड्रॉ करते हैं जिसकी रेडियस क्या हो, आर हो। इसका मतलब ये क्या है, एस आर एक्स कोई स्फीयर है, वो बोल रहे हैं कि अगर ये जो एस आर एक्स बना हुआ है वो सबसेट हो जाए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का, समझ रहे हो। देखो एक्सटीक मैट्रिक्स स्पेस है, इसका कोई सबसेट हमने ए लिया, ठीक है, अगर ए इसका सबसेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो बाहर वाला सेट है इसके बाहर जरूर पड़ा होगा, सारा का सारा इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, यानी तो और जो फिर ये जो स्फीयर बन रहा है, हमने एक्स पॉइंट जो बिलोंग करवाया वो एक्स डी से मतलब है, हमने माना था कि x क्या है, किसी एक्स डी से बिलोंग कर रहा है। अब जरूरी थोड़ी इसके अंदर बनेगा, बाहर भी तो बन सकता है, तो हमने x पॉइंट बाहर ले लिया, फिर इस x को सेंटर मानकर एक स्फीयर बनानी जिसको नाम दे दिया मैंने एक्स आर एक्स। वो बोल रहे हैं अगर जो एक्स आर एक्स बना हुआ है वो इस ए डैश का सबसेट हो जाए, अब ये पूरा का पूरा जो बाहर है वो सारा ए डैश है और उस ए डैश के अंदर ये स्फीयर बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्स आर एक्स इस ए डैश का सबसेट है। अगर इस ए डैश का सबसेट है तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसके कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है तो कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, इसका मतलब x तो इसके अंदर है ही नहीं, x इसके अंदर है नहीं, इसका मतलब क्या है कि जो x है वो a का क्या कहलाता है, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। और x a डैश का तो इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि ये जो स्फीयर बन रहा है वो a डैश का सबसेट है और जो सेंटर होता है वो इस a डैश का क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है, ठीक है, ये मैं पहले करवा चुकी हूँ इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन, ठीक है। और एक्सटीरियर ये x तो है वो इसके कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, यानी a डैश का कॉम्प्लीमेंट a और a का कॉम्प्लीमेंट a डैश, तो x a का तो एक्सटीरियर पॉइंट है और a डैश का इंटीरियर पॉइंट है। तो ये डेफिनेशन एक्सटीरियर पॉइंट की, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट के अंदर वो बोल रहा है कि अगर यहीं पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ इसी में, नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन है हमारी बाउंड्री पॉइंट की। बाउंड्री पॉइंट के अंदर हमें एक मैट्रिक्स स्पेस लेट करना है, ठीक है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस और इसका कोई सबसेट ए लेना है, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, ये अगर सेट ए है तो ये बाहर वाला जितना भी पार्ट बचा हुआ है वो हमारा ए डैश है। तो वो बोल रहे हैं कि इसके बाउंड्री पे कोई पॉइंट लो और ऐसा पॉइंट लो, जैसे मैंने इसकी ए की बाउंड्री पे कोई पॉइंट एक्स ले लिया, इसको सेंटर मान के मैंने स्फीयर बना ली जिसकी रेडियस क्या है, आर है, तो ये हो गया हमारे पास एस आर एक्स स्फीयर। वो बोल रहे हैं कि स्फीयर के अंदर आधे पॉइंट तो ए डैश के आने चाहिए, तो इस एरिया में सारे पॉइंट ए डैश के आ रहे हैं और इस एरिया में सारे पॉइंट किसके आ रहे हैं, ए के आ रहे हैं। तो ऐसा स्फीयर जिसके अंदर कुछ पॉइंट तो ए के हो और कुछ पॉइंट ए डैश के हो, तो इस तरीके से जो पॉइंट होगा जिस वो वाला पॉइंट ही हमारा क्या हो जाएगा, बाउंड्री पॉइंट। पहले कहने का मतलब ये है कि ए की बाउंड्री पे वो पॉइंट बनाना है, ए की बाउंड्री को पॉइंट बना के उसको सेंटर मान के स्फीयर बनाओ, उस स्फीयर के अंदर आधे पॉइंट ए के आने चाहिए, आधे पॉइंट ए डैश के आने चाहिए। अगर आ रही है दोनों पॉइंट मिक्स है स्फीयर के अंदर, इसका मतलब क्या है कि एक्स क्या है, सेट ए का क्या कहलाता है, बाउंड्री पॉइंट कहलाता है। तो ये थी हमारी कुछ एक डेफिनेशंस। क्लियर हो गई होगी आपको किस तरीके से मैंने सारी डेफिनेशन बहुत इजीली वे में समझाई है, ठीक है। जो भी आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप खुद भी लिख सकते हो, आपको बस ये बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से मैट्रिक्स स्पेस है, किस तरीके से सेट लेना और पॉइंट कहाँ पर स्थित है, वहाँ पे पॉइंट को देखकर आप लैंग्वेज खुद की लिख के और डेफिनेशन बहुत इजीली बना सकते हो। नोटेशंस याद रखने बहुत जरूरी है कि क्लोजर ऑफ ए सेट का नोटेशन क्या है, इंटीरियर पॉइंट का नोटेशन क्या है, डेराइव्ड सेट का नोटेशन क्या है। तो ये थी हमारी कुछ एक डेफिनेशन। अभी इन डेफिनेशंस के ऊपर ही हम कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, फिर हमारा ये जो चैप्टर है मैट्रिक्स स्पेस वाला वो खत्म हो जाएगा, यूनिट खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है।
बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।